हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। सभी को शुभ प्रभात, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे जा रहे हैं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अब तक क्योंकि हमने, हाँ थोड़ा सा इनका चैट ऊपर कर दो। अभी तक हमने दोस्तों क्योंकि जो चैप्टर कवर किए, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा हमने कवर किया पीरियोडिक टेबल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आज हम इनके 40 क्वेश्चन ऐसे आपसे डिस्कस करेंगे जिसको आप रैपिड फायर कह सकते हो, चालीसा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और इन 40 क्वेश्चंस में नंबर आप खुद को खुद देंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का मान के चलो और एक टेस्ट मान लो कि मैम आज आपका एक टेस्ट ले रही है। तो फटाफट समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। तो मोस्ट वेलकम यू ऑल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और इस बात को हम कहते ही नहीं, साबित भी करते आ रहे हैं। दोस्तों आपके जो भी मित्र हो या आप अगर खुद यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्पल लेके आया है एक बहुत ही शानदार बैच संजीवनी के नाम से, और इसके बारे में अब लगभग बहुत सारे बच्चों को पता भी है क्या कि इसमें 60 डेज का बहुत ही स्टैंडर्ड प्लान मार्जिन किया गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्लान है और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्लासेस, और जो फैकल्टीज हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, अपने आप बहुत ही शानदार, मतलब सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इसमें। तो 60 डेज की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी बाय अमन सिन्हा सर, हिस्ट्री बाय आपके इंद्र नारायण यादव सर, ठीक है, केमिस्ट्री जैसा कि इसमें मैं लूंगी, योगेश सर फिजिक्स लेंगे अपने, जुबैर सर बायो लेंगे, हिंदी अपने गुरुजी विवेक सर लेंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही शानदार बैच है। तो विदाउट समय ज्यादा ना लेते हुए मैं बस यही कहूंगी कि दोस्तों यहाँ पर आपको दो नंबर दिखा रहा होगा, किधर गए नंबर, जे नंबर है दो तो ये जो दो नंबर दिखा रहा है ना, इस पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हो, इनका अच्छे से भेजा चाटो। लेकिन अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत करिए अब, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और दूसरा इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर आप करंट अफेयर का एक स्टैंडर्ड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये क्लास है सुबह 6 बजे, करंट अफेयर का लोहा माना जाता है मार्केट में एग्जामपुर का। तो भाई बहुत ही शानदार क्लास है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बस इसलिए इधर थोड़ा सा हम लोग बता रहे थे आपको, बिकॉज बीच में विवेक सर ने क्लास लेना इसमें थोड़ा सा बंद कर दिया था एक तरीके से, थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल के कारण, कुछ और भी कारणों, स्वास्थ्य कारणों के चलते। फिलहाल देखिए भाई, समय ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल क्या करना है, रैपिड फायर की तरीके से 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, वरना 40 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे एक घंटे में। जल्दी देखो पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल व्हिच इज नॉट only gives the mass to atom also gives the charge to atom। वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ वेरी गुड, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ठीक है चलो, हाँ ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल इतनी जल्दी खत्म, पीरियोडिक टेबल इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो करवाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू करिए। अ पार्टिकल व्हिच नॉट ओनली गिव्स मास टू एटम आल्सो गिव्स द चार्ज टू एटम। तो जल्दी से बताओ सारे के सारे, और भैया बनियागिरी बाद में कर लेना, अभी क्लास में पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो इधर ध्यान से, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा मूलभूत कण परमाणु को द्रव्यमान तथा आवेश दोनों प्रदान करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करते हैं तो आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता है -1.6 10 to the power of -19 कूलॉम, लेकिन मास इसका नगण्य के तुल्य काउंट होता है, जो कि काफी कम होता है, 9.1 10 to the power of -31 किलोग्राम, ठीक है। और रही बात न्यूट्रॉन की, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका मास होता है। इसका क्या होता है, मास होता है, कितना होता है 1.67 into 10 to the power of -27 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना होता है, इसका जस्ट अपोजिट प्लस के 1.6 पता है आपको। और मास कितना होता है, मास इतना ही होता है 1.63 हो जाता है इंटू 10 to the power of -27 किलोग्राम। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसके पास आवेश भी है और द्रव्यमान भी है। तो सही आंसर यहां पे क्या होगा, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन इज द राइट आंसर विच इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि द्रव्यमान तथा आवेश दोनों में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन देखो जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए और बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, स्पीड भी चेक करिएगा अपनी। और एक क्वेश्चन एक नंबर का है, मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको, 40 क्वेश्चन 40 बढ़िया से रैपिड फायर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा यहाँ पे पॉजिट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे बनाते हैं, पॉजिट्रॉन का सिंबल ऐसे बनाते हैं। तो इन दोनों का चार्ज अपोजिट होता है बट मास इक्वल होता है। तो याद रखिएगा ऐसे कणों को एंटी पार्टिकल या प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। याद रखिए क्वेश्चन देखो अगला, विच एलिमेंट इज न्यूट्रॉन लेस? इनमें से कौन सा तत्व, इनमें से कौन सा तत्व क्या है न्यूट्रॉन लेस, मतलब जिसपे न्यूट्रॉन नहीं होता। इनमें से कौन न्यूट्रॉन रहित है? आवर्त सारणी में चारों तत्व जो कि हैं हीलियम, हाइड्रोजन, बेरियम और ऑक्सीजन, इनमें हाइड्रोजन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए हमने आपको बताया था न्यूट्रॉन निकाले कैसे जाते हैं। तो मास नंबर में से बेटा अगर आप एटॉमिक नंबर घटाओगे, एक में से एक जाएगा तो कितना आएगा 0। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन मिलते हैं। और हाइड्रोजन जो कि बाय द वे एक नॉन मेटल है, एस ब्लॉक का क्या है याद रखिएगा, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं वो सभी मेटल्स हैं, एल्कली मेटल, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, बट हाइड्रोजन इज अ सिंगल नॉन मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, याद रखिएगा। और बाय द वे इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इट इज न्यूट्रॉन लेस। जिन्होंने हाँ जल्दी से देखो, ठीक है भाई, शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं सेशन को और सारे के सारे बच्चे रैपिडली आंसर देंगे और अपनी कॉपी खुद चेक करेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का 40 का 40। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल? सबसे निम्न क्रियाशील धातु कौन सी है? जल्दी से बताओ, सबसे निम्न क्रियाशील धातु कौन सी है? अभी चौथा ही क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बताओ। सबसे निम्न क्रियाशील धातु जिस पर कभी जंक नहीं लगती, जिसका आभूषण इसीलिए लोग बनाना पसंद करते हैं, नाम है सोना, इसीलिए इसे धातुराज कहते हैं। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, हु डिक्लेयर्ड एन एटम एज इंडिविजिबल पार्टिकल? परमाणु के बारे में किसने कहा कि परमाणु अविभाज्य है? एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। आज के जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर 1 से आपको मिलेंगे और हो सकता है थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से मिले, लेकिन बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम पे पहले आपको तैयार होने चाहिए। तो 40 क्वेश्चन अच्छे से बताइए, और नहीं अगर पता तो फिर याद रखिएगा कि ये होना चाहिए तैयार आपका। हु डिक्लेयर्ड एन एटम एज इंडिविजिबल पार्टिकल? परमाणु एक अविभाज्य कण है, सबसे सूक्ष्मतम है, इसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते। आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये बात हमें जॉन डाल्टन ने बताई थी, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। 1808 में इनके द्वारा एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। याद आया कुछ कुछ? The first atomic theory given by the John Dalton, who is known to define the hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या इनमें से किस वैज्ञानिक ने करी है? नील बोहर, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड या हेजनबर्ग? जल्दी से बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसने डिफाइन किया है? 4 एटॉमिक मॉडल होते हैं जो कि हमने पढ़े हैं, आप लोग मतलब पढ़ाए हैं आपको, तो याद रखिएगा, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर और इरविन श्रोडिंगर, ठीक है। पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का, जिसमें तरबूज बता दिया गया, एटम को बिल्कुल कंपैरिजन, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, कुछ कुछ याद आया? बहुत विस्तार से चीजें करी हैं। अब अभी तो मैं रैंडमली कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं, इसलिए रैंडमली बता रही हूं कि धनावेश बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में स्थान लेते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बाय जे थॉमसन। और जबकि रदरफोर्ड आए, नाभिक की खोज की और कहा इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल बाय रदरफोर्ड। जबकि तीसरा एटॉमिक मॉडल जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल लेकर डिफाइन किया गया था नील बोहर के द्वारा, जिसमें कहा गया ऑल पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, इट्स यस, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग लाइक दिस। सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में चक्कर लगाते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे सही आंसर आपका होगा नील बोहर। नील बोहर के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई है 1913। ठीक है, जल्दी से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है जल्दी से। और जिनको अच्छा लगता है सेशन वो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्लास को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? आधुनिक परमाणु मॉडल या आधुनिक परमाणु व्याख्या किसकी देन है? आधुनिक परमाणु मॉडल, पहला जे थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा नील बोहर, चौथा लास्ट आधुनिक परमाणु मॉडल किसके द्वारा? इरविन श्रोडिंगर 1926। इरविन श्रोडिंगर 1926 किस पे बेस था? कहना क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस था। क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस था, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। बहुत बढ़िया, शानदार।
धांसू बच्चे, मतलब बच्चे भी बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड हैं। अभी भी जो बच्चे जिनके अभी टाइम नहीं हुआ, जरा उनको याद दिलाओ भैया कहाँ हो, आज मॉक सेशन नहीं करना जल्दी से एक बार सेशन को का रिमाइंडर दे दीजिए बच्चों को, और जो भी इस क्लास से कुछ भी सीखते हैं वो अपना पेमेंट करना ना भूलें, मतलब शेयर जरूर कर दें सेशन को। टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन है ना, मैम का पेमेंट क्या है, जस्ट अ सिंगल शेयर। सो टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं सारे बच्चे, मतलब दिल खुश कर दिया। तो भाई ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। नंबर देना है, अपनी कॉपी खुद चेक करेंगे आप, एक नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 40 क्वेश्चन, क्या नाम है, 40 नंबर के, ठीक है। आउट ऑफ कितने बच्चे, कितने आंसर आए, नंबर आए आपके, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हीलियम, बताओ। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 2। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एल्यूमिनियम का होता है 13, लिथियम का होता है 3 और पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। अब यहां पर जब 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, 7 होते हैं तो कितने बचे, 5। एल्यूमिनियम 13 होते हैं, कितने, 3 दान कर दिए, पॉजिटिव आयन का मतलब यही हुआ ना, डोनेट कर दिए, तो 13 में से 3 गए, 10। और लिथियम पॉजिटिव आयन की अगर हम बात करें तो लिथियम के पास यहाँ पर दोस्तों देखो साफ कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक दान करेगा तो 2 बन जाएंगे, यही सही आंसर होगा। और पोटेशियम की भी अगर हम बात करें तो 19 होते हैं, एक दान करेगा 18 होंगे, जो कि हीलियम के बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी से बता दो, यहाँ पे सही आंसर आएगा आपका लिथियम। लिथियम आयन इज द राइट आंसर विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द हीलियम, ठीक है। Which of the following shows the same chemical properties? इनमें से कौन, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन ऐसा है जो कि क्या पूछ रहा है आपसे कि समान रासायनिक गुणधर्म, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन का एक समस्थानिक ये है, कार्बन का एक समस्थानिक ये है, इनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बाय द वे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन ही सेम हो रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो समस्थानिकों के क्या समान होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि संभारिकों के क्या समान होते हैं, भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बताइए जरा, इनमें से किसमें समान भौतिक गुणधर्म होंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? बाय द वे अभी मैंने इनडायरेक्टली आंसर दे दिया है, अब भी अगर गलत करो तो मैं क्या करूं, बताओ। सारे के सारे जल्दी से आंसर दो, नो इफ नो बट। अभी बताया समान रासायनिक गुणधर्म समस्थानिकों के होते हैं, जबकि समान कैसे, समान भौतिक गुणधर्म संभारिकों के होते हैं, जिनके भार, द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं, वो भार समान होते हैं, जिसको एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं। क्वेश्चन देखो, आइसोमर्स आर हैविंग, ये टॉपिक दोस्तों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, समावयवी का, आइसोमर्स का। कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो, करवाना तो हमें है ही आगे। तो देखो इधर समावयवी क्या होते हैं, समावयवी तो याद रखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम हो जाते हैं, जैसे पेंटेन, इसमें IUPAC का हल्का सा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर हम रैंडमली दिखाना चाहें तो दोस्तों जल्दी से देखो ऊपर, जल्दी से देखो, आपको अगर बेसिक आइडिया होगा तो आप जानते भी होंगे। दोस्तों इस हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोलोगे, इसमें कितने कार्बन है, जल्दी से बताओ। 5 कार्बन है, इसको पेंटेन बोलोगे ना। फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, C5, और सारे हाइड्रोजन काउंट करो तो H12, ये है पेंटेन। लेकिन इसका IUPAC नाम दोस्तों अगर हम इस तरीके से, इधर देखो, इसका एक IUPAC स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बन सकता है, इधर देखो ऐसे। अब हमने ऐसे 5 कार्बन, ठीक है, और जहां पर हमने नहीं लगाया है यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन। नाम क्या हो जाएगा, 2 2
डाइमिथाइल। याद आया कुछ कुछ? हाँ, यहाँ पे IUPAC में चलेगा। आइसोमर्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो समझना पड़ेगा। तो 2,2 डाइमिथाइल और मेथ एथ प्रोपेन। तो नाम अलग अलग हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका भी यही आएगा और इसका भी यही आएगा। तो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही थी कि से आइसोमर्स का क्या सेम होता है। तो याद रखिएगा, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। घबराना मत, इसको हम आगे कराएंगे। ये क्वेश्चन बीच में आ गया, आज हम इसको लाने वाले नहीं थे, ये आ गया। क्वेश्चन देखो कोई ना। On moving from up to down in a group, the atomic radius of elements will be। जल्दी से बताओ, किसी ग्रुप में क्या बोल रहा है? Up to down in a group, the atomic radius of element। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। Thank you so much। Okay, चलो। On moving from up to down in a group, the atomic radius of elements will be। On moving from up to down, अप टू डाउन बोल रहा है इन अ ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स विल बी इंक्रीज। ऊपर से नीचे दोस्तों जब हम बढ़ते हैं तो हमने क्या बताया था आपको? एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। इंक्रीज, तो ऊपर से नीचे बढ़ने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। 13 क्वेश्चन हो गए, 40 का रैपिड फायर है। जल्दी से, जल्दी से का मतलब बेटा मेरी बात समझना भाई, स्पीड भी तो हम ही को इंक्रीज करानी है, खाली एक्यूरेसी का क्या करोगे? एक्यूरेसी तो बहुतों ने कर ली है, धीरे धीरे कर करके चल ही रहे हैं कछुए की चाल। द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल विल बी डैश विद इंक्रीमेंट इन एटॉमिक रेडियस। क्या पूछ रहा है? यदि क्या द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, कोई अधातु है, धीरे धीरे पढ़ो क्वेश्चन को, कोई अधातु है, अधातु है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है, तो द रिएक्टिविटी ऑफ अ नॉन मेटल विल बी डैश विद द इंक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जब ऊपर से नीचे सपोज हम हेलोजन के ग्रुप में, ये नॉन मेटल का ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, तो ऊपर से नीचे जब हम बढ़ते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी भाई बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है। तो तुम बताओ क्या रिएक्टिविटी बढ़ती है घटती? हाईली रिएक्टिव मेटल ऑफ द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द आंसर इज फ्लोरीन। बिकॉज हमने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि जितना छोटा होगा, मतलब साइज किसका? एटम का, जितनी एटॉमिक रेडियस कम होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना उतना ही आसान होगा। तो याद रखिएगा कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फ्लोरीन यहां पर हाईली रिएक्टिव है, हाईएस्ट रिएक्टिव है, एक्चुअली पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे उच्च अभिक्रियाशील अधातु है। क्यों भाई? बिकॉज ये सबसे छोटे एटॉमिक रेडियस की होती है। फिलहाल आप यहां पर याद रखिएगा कि किसी अधातु की परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी? बताओ भाई, इनमें से किसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी? बताओ। ऑप्शंस आपके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और बाय द वे ये चारों फर्स्ट ग्रुप से हैं भाई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये हैं तो सब फर्स्ट ग्रुप वाले ना। तो इन्होंने ये 4 उठा के दे दिए हैं। अब बताओ कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन ऊर्जा सबसे अधिक होगी? भाई जिसका इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका देखो कहां पे 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका खाली यहां, इसका यहां और इसका इधर। कहने का मतलब मेरी बात समझना, आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं जितनी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। और यहां पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतना एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। भूल तो नहीं गए सब, खा तो नहीं गए? तभी मैं थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो नए बच्चे आए हैं वो ये ना समझें कि मैडम चल क्या रहा है। दिस इज द मॉक टेस्ट टुडे फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि जितना एटॉमिक रेडियस कम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है, आकर्षण बल में बंधा होता है, इसे दान करना उतना ही कठिन होता है, एनर्जी चाहिए होती है इसे निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक उसकी होगी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पास होगा। सरल भाषा में समझो। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन। When atomic radius of any atom will increase,
क्वेश्चन क्या है आपका? व्हेन एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एटम विल इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एटम इज इंक्रीज and the valence electron is going far and far and far and far, and it is going loosely bonded with the nucleus. एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम की बढ़ रही है और वो दूर होता जा रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ना भी क्या आकर्षण बल से ढीला होता जा रहा, तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी हमारी उतनी ही कम लगेगी। तो जब किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो उसकी आयनन ऊर्जा घटती है, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, आराम से बाहर निकाल लो इलेक्ट्रॉन को। ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप द डैश प्रॉपर्टीज विल बी सेम। बताओ कुछ बच्चे बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, मतलब चाहे वो सही दे रहे हो आंसर चाहे गलत दे रहे हो, बट सही बताऊं तो पार्टिसिपेट करने का जो एक उनका एटीट्यूड है, दैट इज ऑसम, दैट इज रियली वेरी अमेजिंग एंड दैट इज अप्रिशिएबल एंड आई रियली लाइक दिस। क्वेश्चन देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम, बिकॉज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। मैं किसी ग्रुप का एग्जाम्पल दे देती हूं तुरंत। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, पूरे ग्रुप की वैलेंसी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। इसीलिए आपको जो टीचर्स या जो वैज्ञानिक हैं वो ग्रुप्स की बात करते हैं हमेशा पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप में सेम होती हैं। विच विल मेक द एसिटिक ऑक्साइड्स। बताओ भाई, इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी? इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी? तो मैंने आपको बताया था कि धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं हमेशा, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड वो हमेशा अम्लीय होते हैं। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम ये मेटल्स हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप में हम पीते हैं इसको, और ये एसिटिक होती है बाय नेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति से अम्लीय गैस है, कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। क्वेश्चन देखो, विच विल मेक द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें से किसके ऑक्साइड की प्रकृति द्विधर्मी होगी? एम्फोटेरिक मतलब एसिटिक भी और बेसिक नेचर भी शो करेगी। तो याद रखिए, यहां पर सिलिकॉन दे रखा है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम दिया होता या जिंक दिया होता, डोंट वरी, इसको मैं पढ़ाऊंगी आगे के क्लासेस में। जो नए बच्चे हैं वो घबराएं ना बिल्कुल कि यार ये तो हमने सुना भी ना, बिल्कुल मत घबराओ, कराएंगे। अभी पुराने बच्चों को भी थोड़ा सा आजमाने दो। तो देखो इधर, तो सिलिकॉन के अलावा एल्यूमिनियम, जो जिंक है, इनके ऑक्साइड की प्रकृति भी ड्यूअल नेचर शो करती है। क्वेश्चन देखो अगला, ध्यान से सारे के सारे आंसर दो। क्वेश्चन है आपका, ऑल एलिमेंट्स विच विल शो सेम डैश इन सेम ग्रुप। बताओ, एक सेम ग्रुप का एलिमेंट है सारे के सारे, सपोज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ले लिए, तो क्या क्या चीज सेम होगी? एटॉमिक रेडियस सबकी सेम होगी, या वैलेंसी सबकी सेम होगी, एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, या मास नंबर सबका सेम होगा? आराम से देखो, सोच सोच के बात करो। सपोज मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर दूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, तो भाई ऊपर से नीचे क्या एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है? कैसी बात करते हो? क्या ऊपर से नीचे हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो सबकी सेम होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, सबकी एटॉमिक रेडियस धड़ाधड़ बढ़ रही, धड़ाधड़, अरे धड़ाधड़ बढ़ रही, धड़ाधड़। तो भाई एटॉमिक रेडियस भी सेम नहीं होती है, ठीक है। हाँ, वैलेंसी सबकी सेम होगी, बिकॉज सबके सब एक एक इलेक्ट्रॉन के दाता होंगे, तो सबकी वैलेंसी +1 आएगी। मास नंबर भी सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे कर ले जाओगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स की बात करते हैं तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट विल बी। आपके सामने मैं एक रफली पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, बेरिलियम का ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट, देन आपका ये आ गया बोरॉन एल्यूमिनियम वाला ग्रुप, मतलब 13th ग्रुप, 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप और ये 18वां ग्रुप, नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तुम हमें ये बताओ, ये क्या पूछ रहा है? ध्यान से सुनो। लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? मेटालिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा?
तो भाई यहाँ तो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, ये भी मेटल्स होते हैं, उधर जाते जाते नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी तो घट रही है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी घट रही है, सारे नॉन मेटल्स। क्या बात है, क्या बात है, बच्चों ने दिल खुश कर दिया कसम से। सो स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली ऑसम। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक नेचर क्या होगा, घटेगा। पी ब्लॉक तक जाते जाते सब नॉन मेटल हो जाते हैं। डिफाइन द मास नंबर ऑफ दैट विच हैव 19 प्रोटॉन एंड 21 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। मास नंबर डिफाइन करिए। यदि प्रोटॉनों की संख्या 19 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 21 है, तो भाई कोई भी एलिमेंट होता है, इसका मास नंबर जो ऊपर लिखा होता है, ये होता क्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। तो ऐड कर दो भाई जल्दी से, 21 और 19 को ऐड करो, कितने आएंगे, 40 आएंगे, आंसर आएगा 40। हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा या नहीं? बहुत काखा गाघा वाले क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर नहीं आता है बच्चे को, उसके लिए टफ हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो अगला आपसे क्या पूछ रहा है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 30, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 30, ठीक है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन इट्स न्यूक्लियस। अरे जल्दी से बता दो, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉन 30, बात खत्म। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां होता है बे? यहां या तो प्रोटॉन होगा या तो यहां शेल होगी। लेकिन एक चीज समझो, एटॉमिक नंबर अगर 30 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 30-30 होंगे। जैसी श्रद्धा वैसा मान लो, ठीक है। बाकी टाइपिस्ट मियां की जय। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, बच्चे ही हैं, काम करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। एज पर द बोहर मॉडल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। बताओ, एज पर द बोहर मॉडल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट। बताओ, बोहर के परमाणु मॉडल अनुसार किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? अधिकतम, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और यही कारण है कि 18, जैसे सपोज क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, हम इसका लिखते हैं 2, 8 और 7। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, इसका लिखते हैं 2, 8, 8। लेकिन 19 पोटेशियम का आने के बाद हम ये नहीं लिख पाते 2, 8, 9। तो हम क्या कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं तोड़, फिर हम करते हैं 2, 8, 8, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। कैल्शियम में भी हम ऐसा ही करते हैं। कैल्शियम ये हम ये नहीं कर सकते कैल्शियम में कि 2, 8, 10 हो गए 20। नो, वी विल डू 2, 8, 8, 2। आई होप अब चीजें समझ में आ रही हैं। ऑलराइट, तो आंसर कितना होगा? 8। हम जानते थे 32 आंसर दोगे इसका। अरे हम बहुत अच्छे जानते तुम बेटा। चलो, तो याद रखना यहाँ पे 8 होगा। और जैसे ही बच्चा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर हम बैक फिलिंग करने लग जाते हैं, बैक फिलिंग होने लग जाती है। 8वें 9वें क्लास की चीजें हैं, तभी मैं कहती हूं ऐसे सेशन को 8वें 9वें क्लास के बच्चों तक पहुंचाया करो, ठीक है। तुम लोग समझते नहीं हो, ये 8वें 9वें क्लास की चीजें हैं, टचवुड। उन बच्चों को अगर ये चीजें क्लियर कर दी गई होती कि कैल्शियम में ऐसे क्यों होता है, पोटेशियम में ऐसे क्यों हो जाता है, देन दे विल बी नेवर बी कंफ्यूज। ऑलराइट, so these are the very fundamentals. Maximum number of electron can be exist in M shell R. M कक्षा अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जल्दी से बताओ। एक बार फिर से मैं यही बोलूंगी, जो नए बच्चे आज जुड़े हैं, ये मत सोचना मैडम ऐसे पढ़ाते हो दनादन घास छील के। So no, actually this is the rapid fire session of 40 questions, so called चालीसा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। अपनी मार्किंग खुद करिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कितने नंबर तुमने खुद को दिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन एम शेल। तो भाई एम कक्षा में K में 2, L में 8, M में 18, N में 32। तो M कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जल्दी से देखो, अभी हमारे पास समय कम है और 40 क्वेश्चन है, होप सो कि हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखो। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 20, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी there in its outermost shell? जल्दी से बताओ। if any element having the atomic number 20, how many electron are there in outermost shell? Answer is 2.
आंसर इज 2। एलिमेंट का नाम कैल्शियम, एलिमेंट का नाम कैल्शियम। 27वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 7 एंड इट्स मास नंबर इज 14, डिफाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे। बलू हलुआ सा क्वेश्चन, हलुआ सा क्वेश्चन, हलुआ सा क्वेश्चन। जी हाँ, तो 14 में से 7 जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 7 आएंगे। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर कोई भी बच्चा घटाएगा, आराम से निकाल लेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होगी। हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स। पूरी आवर्त सारणी में सबसे उच्च अभिक्रियाशील अधातुएं किस ब्लॉक से नहीं, किस समूह से, ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो अगर आपसे पूछे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप तो कहना फर्स्ट ग्रुप, और हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स ग्रुप तो कहना 17th ग्रुप, जिनको हैलोजेंस कहते हैं। नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोडीन। आंसर होगा 17th। 17वें समूह के सदस्य ये सबसे ज्यादा उच्च अभिक्रियाशील अधातुएं होती हैं। विच एटॉमिक, क्वेश्चन देखो, विच एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर सिस्टम मॉडल। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे, इनमें से किस परमाणु मॉडल को सौर मंडल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, धांसू। विच एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर सिस्टम मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम मॉडल। जे थॉमसन्स मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल, सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। इनमें से कौन सबसे भारी होगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जल्दी जल्दी निकालो और हमें आंसर दो। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार पता होना जरूरी है। मैं हिंट दे देती हूँ, यहां पर लिख देती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, हिंट यहां मैं दे सकती हूँ, एग्जाम में कोई नहीं देगा। एटॉमिक मास भी खुद ही याद होना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे गणित में क्वेश्चन लगाने हैं, पहाड़े तो खुद ही याद करने पड़ेंगे। अब मास्टर से ये नहीं कह सकते मैम पहाड़े की कोई ट्रिक तो बताओ। बच्चे कहते हैं ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की ट्रिक तो बताओ। ये अप्रोक्स में होता है। चलो, क्लोरीन का ऐसे ही कितना होता है, 35। तो एक का निकाल से, चलो भाई निकालो जल्दी जल्दी मेरे साथ। 14, 16 प्लस 16। सल्फर का दिखाओ कितना है, 32, 16 प्लस 16। हाइड्रोजन 1 प्लस 1। भाई हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 है ना, तो 1 प्लस 1 और 16 प्लस 16। और इधर देखो तो 35 प्लस 35 कितना आएगा, अकेले का 70। 16 16 32, 33 34। इसका देखो जरा, 16 16 32 और 32 कितने हुए, 64। और ये कितने होंगे, 16 16 32 और 14 जोड़ दो, कितने आएंगे आपके, 4 2 6 और ये 46। हाँ जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सबसे भारी होगा, जल्दी से बताओ। भाई क्लोरीन है ना अपनी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो डायटोमिक गैस है जिसका नाम है क्लोरीन, सबसे भारी होगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा वो सबसे भारी, जो हल्का उसका मॉलिक्यूलर मास हल्का। विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हीलियम। इनमें से कौन हीलियम के समान इलेक्ट्रॉन रखेगा। हीलियम का पहले अपने इलेक्ट्रॉन तो बताओ। तो हीलियम ने कहा मेरा एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब देखो यहां पर ध्यान से, जो बेरियम है एटॉमिक नंबर दोस्तों इसका होता है 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर बेरियम ये 2 के कॉन्फ़िगरेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, जैसा कि इसने यहां पर कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है ना, तो भैया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे, हीलियम के बराबर है। और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। 1 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव सिंबल से कह रहा है कि हमने ले लिया, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास भी हो गए। कहने का मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो, बात एक ही होती है। विच इज नॉट अ मेटल। इनमें से कौन एक धातु नहीं है। विच इज नॉट अ मेटल। इनमें से कौन एक धातु नहीं है। सिलिकॉन नहीं है, जर्मेनियम नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, कौन नहीं है। तो याद रखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको अगर याद हो तो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको डायगोनल रिलेशन कराया था जिसमें सब अर्ध धातुएं थी। चीजें पढ़ पढ़ के भूलने से कुछ नहीं होगा यार, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशन में दोस्तों जब हम बोरॉन से लेके पेन रखते थे तो ये भी आता थे दोनों, और जर्मेनियम भी आता था। तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम तीनों के तीनों
इनमें से कोई भी धातु नहीं है, ये सब अर्ध धातुएं हैं। दे ऑल आर द सेमी मेटल। इनमें से कौन एक धातु नहीं है? तो आंसर होगा ये सब के सब अर्ध धातुएं हैं। विच इज यूज टू मेक द ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन देखो जल्दी से, और एक बार मैं फिर से यही कहूंगी कि जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया है वो जरूर एक बार शेयर मार देंगे। आपकी अपनी क्लास है और कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजा आता रहता है। 98 होगा, कौन कह रहा है? SO2 का 98 होगा, SO2 का 98 होगा। एक मिनट रुको, SO2 का हमने गलत निकाला क्या? सल्फर का देखो इधर 32 आएगा और O2 16 + 16 16 16 32। SO2 का 98 होगा हैं? क्या करे छोरा? और 16 16, हाँ देख यार कैसे बच्चे बौरा बना रहे। ए अपनी गणित सही कर ले भाई। चल इधर ध्यान से। विच इज यूज टू मेक द ट्रांजिस्टर। मुझे सच में लगा हमने कहीं गुड़गोबर कर दिया। चलो इधर ध्यान से। विच इज यूज टू मेक द ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर बनाने में किसका यूज होता है? पीएन ट्रांजिस्टर या जंक्शन डायोड्स। हाँ वेरी गुड। तो याद रखिएगा इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ के आए हैं हम लोग। फिजिक्स का टॉपिक है ये, फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं बच्चे। हमें इसलिए अच्छे से याद आ जाता है ये ना, कि हमें अच्छे से याद है कि हमने फर्स्ट ईयर में जब वो होता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें फाइल भी बनती है और कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और उसमें प्लस आपका वाइवा भी होता है। तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल थे मेरे फर्स्ट ईयर में। तो केमिस्ट्री में हमने ओजोनाइजर बनाया था। बड़ा लोग चार्ट वगैरह फाइल वगैरह अपने दुकान से बनवा लेते हैं, लेकिन भगवान जानता है मैंने आज तक बड़े आराम से क्रेयॉन्स के वो पेंसिल कलर वगैरह सब लेके आए थे और लगे रहते थे। और बाय द वे अब हम बताएं कि उस समय ऐसा था कि घर पे इन्वर्टर भी नहीं था और लाइट जाए चली, फिर ये डर होता था व्हाइट चार्ट के ऊपर भैया कोई निकल मत जाना ऊपर से, लाइट गई चली, तो लैंप की रोशनी में। लेकिन सच्चाई बताऊं वही तो पढ़ाई थी, वही तो पढ़ाई थी। तो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स बनाए थे मैंने और सातों दिखाए थे बकायदा चार्ट पे। तो फिजिक्स में वो बनाया था, केमिस्ट्री में ओजोनाइजर, तो इसलिए ये याद आ जाता है। चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस बने हैं, 40 पूरा करने में रैपिड फायर है। आई होप आप सभी को एक क्लास अच्छी लगी होगी। विच इज नॉट अ एल्कलाइन मेटल। इनमें से कौन एक एल्कलाइन क्षारीय धातु नहीं है? तो याद रखिएगा सोडियम, पोटेशियम, फ्रेंशियम और कैल्शियम। सोडियम, हाइड्रोजन, देखो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं इनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो सोडियम, पोटेशियम, फ्रांशियम तो फर्स्ट ग्रुप से हैं, ये सेकंड ग्रुप का होता है और ये क्षारीय मृदा धातु है। ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ना कि एल्कली मेटल है। चलो आगे क्वेश्चंस देखो क्या पूछ रहा है। नीचे आओ, नीचे नीचे। विच इज नॉट अ हेलोजन। इनमें से कौन एक हेलोजन नहीं है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिडीन। तो ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिडीन। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, ये हेलोजन नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक आपका 15वें समूह से है, ये आपका हेलोजन नहीं है। क्वेश्चन देखो, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 16। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? जल्दी से बताओ। एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर है। धीरे धीरे आ जाएंगी चीजें, घबराओ मत कि मैडम आपको पता हमें थोड़ी पता सल्फर। धीरे धीरे आ जाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं भी आती हैं तो एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन बना लिया करो तुरंत। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएं समझ जाओ ऑक्सीजन फैमिली का है। तो याद रखिएगा, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? ये एक्चुअली 16 एटॉमिक नंबर है, 16वें समूह से ही बिलोंग करेगा। 16th ग्रुप ही होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्वेश्चन देखो ध्यान से। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विच हैव द एटॉमिक नंबर 18। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विच हैव द एटॉमिक नंबर 18। 18 जिसका परमाणु क्रमांक है ये आर्गन होगा, अक्रिय गैस होगी। और ऑब्वियस सी बात है इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 8 हैं, तो ये क्यों किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा? तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। अक्रिय गैसों की वैलेंसी 0 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये अक्रिय गैसें हैं, इन्हें 0 समूह का सदस्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखो ध्यान से। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड किरणों के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से बताओ। एनोड किरणों के खोजकर्ता कौन होंगे? जे थॉमसन, नील बोहर, गोल्डस्टीन। वेरी गुड, सुपर्ब। ओके, अब एक बच्चा कह रहा रिकॉर्डेड क्लास। ओके
चलो इधर ध्यान से, एनोड किरणों की खोज किसने की? तो एनोड किरणों के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन है। ठीक है, किसी दिन तुम ये मत कह देना कि ये जो मैडम खड़ी ना ये भी फर्जी है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। और एक और बात बोलूं, जिस दिन रिकॉर्डेड होगी उस दिन तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगी। अरे बच्चों को कंटेंट क्वालिटी का मिलना चाहिए, चाहे लाइव में मिले चाहे रिकॉर्डेड में मिले। क्वेश्चन देखो, एनोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की है, जबकि कैथोड किरणों के खोजकर्ता जे थॉमसन है। Who defined the charge on electron? Who defined the charge on electron? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज R.A. मिल्कन ने की, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा की, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा की। हिंदी में आपसे पूछता है तेल बूंद प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है? तो तेल बूंद प्रयोग इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज से संबंधित है, R.A. मिल्कन द्वारा। ठीक है सौरभ जी, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली, और वो सारी पीडीएफ आपकी जो भी पड़ी हुई हैं वो ठीक है, और फिर वो अपडेट हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, 2 दिन के लिए मैम जा रही हैं अपने सिस्टर की मैरिज में लखनऊ, तो बीच में हो सकता है क्लास आपकी ना हो पाए, या जैसा भी हुआ आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। 6 बजे की क्लास लेकिन होगी, ठीक है, आपकी साइंस की होगी। तो देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। इफ एनी एलिमेंट हैव द एटॉमिक नंबर 17 एंड द मास नंबर 35, यदि कोई तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड मास नंबर 35, क्लोरीन। डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन होंगे 17, प्रोटॉन होंगे 17, न्यूट्रॉन 35 में से 17 गए 18, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना करिए। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। हाँ, इसका नोट्स बनाना चाहो बनाओ, क्यों नहीं बनाना चाहोगे? मॉक क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगी। ठीक है, और नहीं तो आपने अगर नोट्स, बच्चा कह रहा पूछ रहा है कि मैम इसके नोट्स बनाने, भैया जैसी श्रद्धा, आपको अगर ऐसे ही याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 40-40 क्वेश्चंस का सेट बना लो। लेके किसके लिए आ रहे हैं? क्यों भाई? खाली, और जो लोग स्मार्ट हैं वो खाली स्क्रीनशॉट ले लेके सजा लेते हैं अपना फोन, और हम जानते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट्स दोगे। जब पेन चलाते हो ना तो साइकोलॉजी कहती है कि आधी चीजें आपके दिमाग में लिखती चली जाती हैं, और यही चीज है, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे, टीचर्स कहते थे, जैसे हमारे टीचर्स, मैं तुम्हें बताऊं मेरे टीचर, हम उन जगह हमसे याद नहीं हो रहा क्वेश्चन तो वो कहते थे एक बार लिख के देखो, तो वो हमसे हमें काहे नकल टिपवाए पड़े। और हाँ, तो याद रखिएगा कि कोई चीज लिख के देखने से क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली आपका माइंड उसको बार बार उन शब्दों को पढ़ता है, एंड इट इज साइकोलॉजिकली प्रूव दैट वो चीज आपको याद हो जाती है। आई होप, हाँ, ओके so I hope you like this session. If you really like this session, so don't forget to like and share. Take care of yourself. Bye bye. Bye. Chalo.